फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग। और आज हम लोग बिहार विधानसभा और परिषद के तहत जो एसओ पोस्ट आया था उसमें पॉलिटी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के एएसओ के जो पद आए हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कोर्स चलाया जा रहा है। सो अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब बैच का हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसमें सबसे पहले चैप्टर हम लोगों ने बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास के बारे में बात की थी। ये चैप्टर बेसिकली हम लोगों ने किस तरह से बनाया है, तो अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को मैंने पॉइंट्स बना दिए और पॉइंट्स बनाकर एक चैप्टर का नाम दे दिया है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ जो काफ़ी एक्सपीरियंस बच्चे उनके लिए भी रिवीजन का एक फॉर्म होने वाला है। और पार्ट 1 में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्यार दिया, रिस्पांस दिया, इसलिए पार्ट 2 से लेकर के जितना जल्दी होगा 10 से 12 चैप्टर मैं पॉलिटी का खींच दूंगा जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए, हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने इन फॉर्म को भरा है और जो इसके एग्ज़ाम के लिए या फिर इसके तैयारी के लिए कहीं पेड बैच या फिर कहीं भी तैयारी के लिए बैच देख रहे हैं, तो कहता है कि उनका भी इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट रामबाण सफलता मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेकंड चैप्टर। अगर बात करते हैं तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला फंडामेंटल राइट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। फंडामेंटल राइट, ठीक है, हमारा चैप्टर क्या रहने वाला, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार के अगर बारे में बात करते हैं तो बेसिकली है क्या मौलिक अधिकार, ये समझते हैं। ठीक है, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ रटवाने से ज़्यादा। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो जब संविधान बना गया था तो संविधान में सभी भारतीयों को एक समान जगह देने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिया गया है। क्योंकि जैसा कि पता होगा कि संविधान बनने से पहले ब्रिटिश ने हमारे देश में हमारे अधिकार को ही छीन लिया था, जिससे कह सकते हैं हम लोगों ने काफ़ी मतलब गुस्से में या फिर कह सकते हैं उससे तंग आकर के हमने ब्रिटिश को बाहर भेजने की सोची ताकि हमारा देश और हमारा अधिकार हमें वापस मिल सके। तो जब देश आज़ाद हुआ तो सभी भारतीयों को एक अधिकार दिया गया जो कि संविधान के द्वारा दिया गया, अर्थात ये अधिकार किसी सरकार, किसी देश के द्वारा नहीं बल्कि हमारे देश के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा दिया गया और उसी को कहा गया मौलिक अधिकार। ठीक, अब इस मौलिक अधिकार को दिया गया तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं किया होगा संविधान में। तो संविधान के जो किताब थी उस किताब के भाग 3, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जब संविधान बना था तो उस समय कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। उसी 22 भाग में से जो तीसरे भाग था इसमें मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किताब जो है वो किसके भाग में है, तो वो तीसरे भाग में है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या पॉइंट क्या रहा है कि द फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट इंडिस्क्रिमिनेशन। यानी जो मौलिक अधिकार, जैसे मैंने बोल ही दिया कि ये संविधान के द्वारा दिया गया है, ना कि किसी सरकार के द्वारा। यानी अगर से चाहेंगे भी वापस लेने तो सरकार नहीं बल्कि संविधान ही वापस ले सकती है, और वो भी बहुमत के द्वारा। जैसे कि अगर बात करते हैं कुल मौलिक अधिकारों की तो पहले ये 7 थे परंतु अब 6 हो गए। तो एक जो मौलिक अधिकार जो हमसे वापस लिया गया, उन मौलिक अधिकारों को बहुमत के द्वारा 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और हटाया गया तो क्या उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो नहीं, उसे हम लोगों ने संवैधानिक कानून से, संवैधानिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के तहत रखा गया। और अनुच्छेद 31 से लेकर के मुख्य रूप से कह सकते हैं 300वें में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 है। कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो होंगे 7, अभी कितने हैं, 6। तो कौन सा हटा है, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटा है, तो 1978 में। किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संशोधन के द्वारा। क्लियर है। अब इस अनुच्छेद में कहाँ रखा गया है, तो इसे संवैधानिक से हटा करके कानूनी बना दिया गया है। पहले किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31, और अब किस में है, तो 300 है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि कभी कभी दे देता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक कह सकते हैं या फिर लॉजिक कह सकते हैं, जो मैंने खुद बनाया है कि जो 7 मौलिक अधिकार हैं उसको मैंने ट्रिक कैसे बनाया है कि समाज में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, तो समानता। ठीक है, समानता मिलेगी आपको तो आपके मन में क्या आएगी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको मिलेगा तो आप किसके खिलाफ बोलिएगा, शोषण के खिलाफ। शोषण जब भी होता है तो हमारे देश के जो नेता हैं उसको धर्म से जोड़ देते हैं कि हमारे धर्म का शोषण हो रहा है। धर्म को समझने के लिए क्या चाहिए, तो शिक्षा। जाहिर सी बात है, शिक्षित इंसान धर्म को अच्छे से समझता है। संस्कृति चाहिए, और शिक्षा को पाने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति।
चूँकि संपत्ति है तभी शिक्षा पा सकते हैं। खैर हमारे यूट्यूब बैच पर तो आप संपत्ति नहीं रहे तब भी शिक्षा पा सकते हैं, चूँकि हमारा उद्देश्य वही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देना। ठीक है, तो संपत्ति आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जिसके पास संपत्ति होती है उसी को उच्च शिक्षा मिलती है। और संपत्ति सबका क्या है, उपचार। यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा लोग जो है वो पूरी दुनिया हाई पैसा करते रहते हैं कि पैसा किस तरह से है। यानी ये मिला के 7 बार मौलिक अधिकार हो गए। पहला हो गया समानता, दूसरा हो गया स्वतंत्रता, तीसरा हो गया शोषण, उसके बाद हमारा धर्म हो गया, उसके बाद संस्कृति हो गई, उसके बाद संपत्ति और उसके बाद उपचार। ठीक है, यानी ये हमारे 7 मौलिक अधिकार जो कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, यानी समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, संपत्ति और संवैधानिक उपचार। तो कुल मिला के ये 7 मौलिक अधिकार होगा, जिसको कि मैं बेसिकली लॉजिक के माध्यम से बच्चों को बताता हूँ अपने क्लास में, और आप लोग को भी लॉजिक से ही बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पहले पार्ट्स हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट्स में, फंडामेंटल राइट्स के, यानी इसका फीचर्स क्या है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। यानी ये मौलिक अधिकार है, इसमें से कुछ जो है वो सबको दिए गए हैं और कुछ जो है वो केवल कुछ लोगों को दिए गए हैं। यानी जैसे कि जो विदेशी हैं उनको, जो विदेशी हमारे देश में आते हैं उनको सभी मौलिक अधिकार हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश में लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं। वो या तो घूमने के लिए आते हैं या फिर किसी व्यापार के माध्यम से आते हैं। तो इसलिए उन्हें केवल उन्हीं मौलिक अधिकारों को दिया जाए जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे भारत में जन्मा है और भारत में ही रह रहा है उसे हम लोग सभी मौलिक अधिकार देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। यानी अगर राज्य चाहे और या फिर केंद्र चाहे तो इस मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे कि किसी राज्य में दंगा हो जाता है तो उसमें 144 लगा दी जाती है, तो कुछ समय के लिए हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जाता है, लेकिन सब मौलिक अधिकारों को नहीं। ठीक है, जैसे जीवन की मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ देम अवेलेबल अगेंस्ट द एट्रीब्यूटरी एक्शन ऑफ द स्टेट विद इन अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। ये तो वही नॉर्मल सी बात कह रहा है। ठीक है, अब आते हैं हाँ, ये मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका मौलिक अधिकार आता है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बोला ना कि मौलिक अधिकार आपके 6 प्रकार के अभी हैं, लेकिन 7 होते थे, तो 6 का दिया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 तक होती है। जैसे टोटल होता है 12 से 35, लेकिन राइट टू इक्वालिटी होती है वो 14 से 18 होती है। वही फ्रीडम की बात करते हैं तो 19 से 22 होती है। वही एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 और 24 होती है। रिलीजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से 28 होती है। कल्चर एजुकेशनल की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 होती है। और इसके बाद ही था जो 7वां, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अब 5वां 6ठा हो गया। पहले 6ठा जो था वो था हमारा कौन सा, तो हमारा था संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आर्टिकल 31 में रखा गया था, अब हटा दिया गया है। और उसी की जगह पर 6 ला दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि भैया आर्टिकल 12 और 13 क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा सर आपने 12-13 बोला था लेकिन पढ़ाया नहीं, तो देख लीजिए क्या है। पहला है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों के बारे में जो परिभाषा होती है वो आर्टिकल 12 में आता है। उसके बाद आर्टिकल 13 जो होती है वो होती है डिफिनेशन ऑफ लॉ, यानी कानून की परिभाषा है। पहला में राज्य की परिभाषा, दूसरा में कानून की परिभाषा, ये 12 और 13। अब बात करते हैं कि सर 14 से लेकर 18 समानता होती है, तो समानता कितने प्रकार का, तो समानता जो होती है वो 5 प्रकार का, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, समझिएगा पूरा डिटेल में। ऐसा बता दे रहे हैं कि आप लोग को, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एसओ की बात करते हैं तो एसओ का जो पीटी होता है ना, ये दरोगा का मेंस के बराबर क्वेश्चन आता है। अगर नहीं बिलीव होगा तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में उन तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था उसका मैंने एनालिसिस किया है, देख लीजिएगा क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का था। ठीक है, इसलिए थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये डेप्थ में पढ़ाने के लिए लोग इसके लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी तरह का पॉइंट ना छूटे। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं तो इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक, चलिए अब बात करते हैं समानता। तो समानता 5 प्रकार की होती है। फिर मैं आपको किस तरह समानता को अच्छे समझना है। तो सबसे पहले सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, जाहिर सी बात है। लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ने के क्या चाहिए, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए। जब कानून के समक्ष समानता होगी तो फिर उनको धर्म, जाति, लिंग की समानता चाहिए। लिंग समानता होने के बाद फिर उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर की समानता चाहिए। अवसर मिलते ही क्या खत्म हो जाएगा, छुआछूत, और छुआछूत खत्म हो जाएगा तो उपाधि अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी समानता 5 प्रकार की। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि सभी जाति, धर्म और वेशभाषा के लोग बराबर हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी नौकरियों में सभी लोग को समान अवसर दिया जाएगा।
आर्टिकल 17 कहता है कि हमारे देश में छुआछूत को बैन कर दिया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रखी जाएगी। हाँ, जो उपाधि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी उस उपाधि को हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, यानी वही दिया हुआ आर्टिकल 14, 15, 16, 17। ठीक है, 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट सभी बराबर हैं, 16 में क्या है अपॉर्चुनिटी, 17 में क्या है अनटचबिलिटी और 18 में है टाइटल्स। तो ये तो हमारे कहने की बातें हैं, समझाने की बातें मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आप लोग कह सकते हैं इक्वालिटी को लेकर चल सकते हैं। इक्वालिटी के बाद आता है फ्रीडम। फ्रीडम जो होती है वो स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वतंत्रता बोलने का, जो कि जाहिर सी बात है अगर हम बोल रहे हैं तो आपके सामने स्वतंत्र हैं तभी बोल पा रहे हैं, वरना मान लो बोलने का टैक्स लगता है या फिर पनिशमेंट होता तो शायद मैं यूट्यूब पर बैच लेकर नहीं आ पाता और आपको इस तरह से ज्ञान नहीं दे पाता। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 के तहत ही आपके सामने मैं आकर के अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहा हूँ, आपकी बातों को मैं सुन पा रहा हूँ। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप बोल सकते हैं लेकिन आप तभी उतना ही बोलिएगा जिसके बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति की छवि या उसके सम्मान का नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि आप आइए और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें बोल दीजिए जिससे देश में सनसनीखेज न्यूज फैल जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी अगर आपसे कोई अपराध होता है तो आप अपने सरकारी वकील को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि अपराध जो होती है वो 2 तरह की, एक जाना हो और एक अनजाना हो। अगर आप बाइक चला रहे हैं और गलती से कोई आपके सामने आ गया और आपने उसको ठोक दिया तो ये अनजानी अपराध हुई, लेकिन अगर आप किसी को जानबूझ करके ब्रेक ही ना मारे उसको उड़ा दें तो ये जानबूझकर अपराध हुई। लेकिन अपराध का निर्णय कौन तय करेगा कि आपने जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है? तो उसके लिए आपको वकील रखने की जो आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, वो आर्टिकल 20 के तहत दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो यही जो है वो सभी को दी जाती है, यानी हर भारतीय को दी जाती है और हर विदेशियों को भी दी जाती है। क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी अपने जीवन की स्वतंत्रता। आपका जीवन आपका भगवान का दिया हुआ है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी आपको गोली नहीं मार सकता है, कोई भी आपको शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये आर्टिकल आपको 21 के तहत दी जाती है और किसी भी समय में आपका आर्टिकल जो है 21 ये सस्पेंड नहीं किया जाता है। यानी अगर देश में आपातकालीन भी लागू हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका जीवन को छीन लेगा, आपको आगे गोली मार देगा। ठीक है, आप अपने घर में रहने के लिए बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि घर में है तब भी अगर कोई गोली मार दे, ये कोई नहीं कर सकता है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल 22 को किस तरह समझें, तो समझिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी आप अरेस्ट के लिए, जैसे कि किसी ने आपको अरेस्ट किया तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। जैसे महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को आर्टिकल 22 के तहत ही कहा जाता है कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए आपको शाम के 6 बजे के बाद और सुबह के 7 बजे के पहले आप महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 ही जो है वो आपको अरेस्ट के रिगार्डिंग स्वतंत्रता दिलाती है। ये आपको अरेस्ट करना भी है तो एक सही तरीके से, साथ ही साथ आपको कुछ केसेस जैसे हमारे देश में जो होते हैं आतंकवादियों के द्वारा कुछ बम विस्फोट किए गए और जो आतंकवादी हमारे देश में पकड़े जाते हैं तो उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है, जैसे कि अपने वकील रखने की, अपनी बात रखने की, या जब तक वो इस बात का दोषी साबित नहीं हो जाता है कि उसने हमारे देश के साथ गद्दारी किया या फिर षड्यंत्र रचा, तब तक उसको घर का, पूरे भारत का कह सकते हैं मेहमान बना कर रखते हैं। उसको उसका टाइम पर चेकअप होता है, उसको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी व्यंजन दी जाती है, उसका सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह के आर्टिकल 22 जो है वो हमारे देश में स्वतंत्रता दी जाती है, किसको? अरेस्ट को लेकर के और केसेस को ले जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको 20 और 22 में जो डिफिनेशन में पहले दिक्कत था बच्चों को ऑफलाइन क्लास में भी, वो यहाँ क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो यहाँ आपको स्लाइड से पढ़ाते नहीं है, पावर पॉइंट से, वहाँ केवल मार्कर से ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आमतौर पर हमारे भारत में 57 की क्रांति का जो सबसे पहला कारण था वो शोषण ही था। हमारे भारत के लोग को अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषित किया जाता था, यही शोषित जो है वो धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं वक्त के बाद अंगार बन करके भारत में क्रांति का रूप लिया। और इसी को लेकर के हम लोगों ने कहा कि कहीं
इस शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं दिया तो भारत में हो सकता है कि फिर से कोई ऐसी संस्थाओं की क्रांति हो जाए जो संविधान को ही बदल कर रख दे। इसलिए शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार तमाम भारतीयों को दिया गया। अब किस तरह का शोषण दिया गया, तो आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। पहले के समय में क्या होता था, जब हमारे देश में राजाओं का सिस्टम था तो हम लोग जो थे वो मुख्य रूप से कह सकते हैं मजदूर घर में रखते थे और उस मजदूर को हम लोग एक बार खरीद लेते थे और ख़रीद लेने के बाद उस मज़दूर को हम कोई वेतन नहीं देते थे और पूरे दिन उससे काम लेते थे। साथ ही साथ उस मज़दूर से हम हर वो काम करवाते थे जो एक मानव के लिए सही नहीं माना जाता था। तो इस तरह से अभी वर्तमान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव तस्करी। ना ही हम मानव को रुपए से खरीद सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं जब तक वो बेचना अपने आप को ना चाहे। ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री या फिर कोई भी ऐसे हजार्डस संस्थान जहां से स्वास्थ्य की कह सकते हैं दिक्कत होती है कार्य करने में, वहां आप कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी एक हमारे मौलिक कर्तव्य का और साथ ही डीपीएसपी की बात कही गई है कि आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुख्य रूप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देती है। यानी हमारी भारत सरकार की बात करती है, राज्य सरकार की बात करते हैं तो ये दोनों सरकार जो होती हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए बाध्य है। इसलिए भी आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यही जो होती है शारीरिक और मानसिक विकास का मुख्य उम्र होता है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के। इसके बाद जो होती है हमारे शारीरिक और मानसिक विकास कहीं ना कहीं उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये बातें समझ में आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने इस बार फॉर्म को भरा है और कहीं ना कहीं एक सही यूट्यूब और एक सही जो है वो मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए हमेशा सही लोगों के साथ जुड़िए और सही सफलता को प्राप्त कीजिए। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 25 धर्म क्या क्या होता है, इसका मैंने जो क्लास में मैं लॉजिक पढ़ाता हूँ उस लॉजिक को पढ़ाता हूँ, ये पूरा भूल जाइए। बस इतना याद रखें कि धर्म आता है 4 प्रकार का, 25 से लेकर 28। तो 25, 26, 27, 28। पहले हम धर्म को मानेंगे, जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म को मानूंगा। उसके बाद 26 कहता है कि मैं अपने धर्म को मनाऊंगा, जैसे कि अभी हाल ही में होली आया, मैंने होली को मनाया। तो होली किसका धर्म था, हिंदुओं का धर्म के तहत त्यौहार था, यानी अपने धर्म में जो भी त्यौहार आएगा उसको मनाऊंगा। अभी होली आया है, होली मनाया हूँ, फिर रामनवमी आने वाला है, रामनवमी मनाऊंगा। मुसलमान का अगर आज की बात करते हैं तो आज आप लोग का क्रिश्चियन का पर्व है, आई थिंक गुड फ्राइडे वाला है, ईस्टर है, तो वो मनाएंगे। उनको अधिकार है मनाने का। बहुत लोग आज चर्च गए होंगे तो ईस्टर मनाएंगे। आज के समय में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आर्टिकल 26 के तहत वो ईस्टर मना रहे हैं और आज सरकारी छुट्टी भी है। ठीक है, पता होगा आप लोग को आज जो है सरकारी छुट्टी है इस कारण से, और हमारे बैंक को भी छुट्टी है, दोनों की छुट्टी है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 27 धर्म को मनाने के साथ साथ आप धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चंदा दे सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग हिंदू धर्म में मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर चंदा दे देते हैं। हम महावीर मंदिर अक्सर जाते रहते हैं तो वहाँ पर जितना भी हमसे बन पाता है वहाँ चंदा मैं दे देता हूँ। कुछ लोग मस्जिद में जाकर चंदा देते हैं, यानी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप चंदा दे सकते हैं। और 28 अपने धर्म को जानने के लिए उसकी सभाओं में आप हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि बाय द वे मैं हिंदू हूँ और कहीं महाभारत का पाठ चल रहा है, कहीं रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं गीता का पाठ चल रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो उसमें जाकर मैं हिस्सा ले सकता हूँ। क्योंकि सनातन धर्म से हूँ तो सनातन धर्म को मुझे जानने का अधिकार है, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये किसी भी धर्म के लिए, केवल सनातन धर्म के लिए ही नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल 25 धर्म को मानेंगे, आर्टिकल 26 अपने धर्म के तहत उत्सव को मनाएंगे, आर्टिकल 27 के तहत अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चंदा देंगे, और आर्टिकल 28 जो होगा वो अपने धर्म को जानने के लिए किसी भी धर्म सभा में हिस्सा ले सकते हैं। उसी को यहाँ पर मैंने केवल टाइप करवाया है ताकि बच्चों को एक रिटन नोट्स मिल पाए। ठीक है। चलिए अब आते हैं धर्म के बाद तो आते हैं संस्कृति और शिक्षा। अक्सर कहा जाता है, हमारे आरा जिला में एक कहावत है कि या तो बच्चा को पढ़ाइए नहीं तो शहर में बसाइए। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि बच्चा पढ़ेगा तो भी शिक्षित होगा, और नहीं तो बच्चा शहर में रहेगा तो शहर के माहौल में वो तेज बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में बच्चों को या तो शिक्षित होना पड़ेगा तब वो सर्वाइव कर पाएगा, या तो तेज होना पड़ेगा। तेज इन द सेंस कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र होती है कि वो बिना पढ़े लिखे भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं, चाहे वो बहुत सारे काम करके, गाड़ी का काम करके, ज़मीन का काम करके, पॉलिटिशियन का काम करके। ठीक है। तो इस तरह से होता है शिक्षा।
और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति का क्या संबंध है आपस में वो बताते हैं। तो जिन लोगों को भी काफ़ी शिक्षित होते हैं वो संस्कृति को अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है उनको मेजॉरिटी कहते हैं, और दूसरा जिनकी संख्या कम होती है वो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कुछ जाति ऐसी हैं, हिंदू धर्म में ऐसी कुछ जातियां हैं जो अल्पसंख्यक में आती हैं, जनजाति, जिसे हम लोग आरक्षण दे रखे हैं, आरक्षण दे रखे हैं ना। SC ST क्या है, ये हैं तो हिंदू धर्म के हैं, जैसे डोम हुआ, चमार हुआ, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म में हैं जो कि काफ़ी कम संख्या में है, जिनको हम लोग जाति और जनजाति कहते हैं। लेकिन ये हिंदू धर्म में होकर भी इनकी जो होती है परंपराएं कुछ अलग होती है। जैसे कि संथाल की बात कर लो, बोडो की बात कर लेते हैं। तो ये जो संथाल हो गया या फिर ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है, इन्हें भारत में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण दिया गया। क्यों आरक्षण दिया गया है? क्योंकि इनकी जो उस समय भारत में आज़ाद जब देश हुआ था तो उस समय इनकी संख्या काफ़ी दयनीय थी और स्थिति भी दयनीय थी। तो BR अम्बेडकर ने इन्हें आरक्षण दे दिया। क्यों? क्योंकि आरक्षण देने से ये समझ में आया कि अगर आरक्षण इन्हें नहीं देंगे तो ये हमारे समाज में विलुप्त हो जाएंगे। जिस तरह से कोई जानवर विलुप्त हो जाता है, कोई पक्षी विलुप्त हो जाती है, उसी तरह से अगर इन्हें हम लोग नहीं बचाएंगे तो ये भी उस समय विलुप्त हो जाते हैं। तो BR अम्बेडकर चूँकि उस खुद समुदाय से थे तो उन्हें लगा कि भाई मैं तो चलो बहुत बुरे हालातों से पढ़ करके डिग्री ले लिया हूँ और मैंने संविधान को लिखा है, इसलिए हमारे समाज में आगे बढ़ने के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाए। हालांकि आरक्षण में एक और भी बातें मैं आपको बता दूं जो बच्चों को नहीं पता होगा कि आरक्षण में BR अम्बेडकर ने केवल 10 वर्षों तक की बातें कही थी। मैं टू बी पब्लिकली इस बात को बोल रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षित को समझना होगा। आरक्षण कभी भी पूरे ज़िंदगी देने की बात नहीं कही गई थी। जब BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तो संविधान में ये बात उन्होंने कही थी कि ये आरक्षण अभी भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आरक्षण नहीं दिया गया तो इन जातियों और जनजातियों की संख्या विलुप्त हो जाएगी, ये हमारे समाज से समाप्त हो जाएंगे, जो कि हमारे समाज में एक समानता की सबसे बड़ी तुष्टिकरण होगी। यानी हम भले कहने को तो संविधान लिख रहे हैं लेकिन इनकी जनजाति को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए इस आरक्षण को हमारे संविधान लिखने से 10 साल तक इसको ऑब्जर्वेट किया जाए, 10 साल तक इन आरक्षण दे करके बचाया जाए, और अगर इनके 10 सालों में इन जाति और जनजातियों में इनकी संख्या में प्रगति होती है तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। कहने का मतलब ये था कि उस समय जो इनकी हालात थी, जो संख्या थी, अगर उससे आगे ये निकल जाते हैं 10 साल तक तो उसके बाद इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य ये हुआ कि उसके बाद जितने भी पॉलिटिशियन बने उन्होंने इस चीज़ों पर अपना स्टैंड बाय नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम राजनीति जो है वो करने आए हैं, राजनीति को बिगाड़ने या फिर बदलने नहीं आए हैं। उन्हें पता था कि अगर हम आरक्षण हटाएंगे तो हो सकता है कि हम सांसद भी ना रहें, हमारी सरकार भी ना रहे। लेकिन सरकार और सांसद के डर से हमारा देश और संविधान कहीं ना कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए था। ये एक पॉलिटिकल बात है, ठीक है, मैं बिल्कुल पॉलिटिक बोल रहा हूँ। अब आते हैं, अब इसमें वैसे कोई बच्चे हैं जो आरक्षण को लेकर चल रहे होंगे बात, तो ये बातें आरक्षण पॉलिटी अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग होती है। अभी मैं जो ने बोला ये पॉलिटी की ज्ञान थी और पॉलिटिक्स की ज्ञान नेता देते हैं, ठीक है। तो वो नेताओं से बोलिएगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी। अब आते हैं आर्टिकल 31 जो कि कहता है बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर हटाया क्यों गया, क्योंकि संपत्ति हमारी थी तो सरकार क्यों लेगा। तो ऐसा देखा गया कि जब हमारा देश का संविधान लिखा गया तो हमारे देश में कुछ ऐसे विकास कार्य को सरकार ने जब लॉन्च किया तो ये विकास कार्य जो थी वो हमारी संपत्ति इसमें बाधा बन रही थी। क्योंकि संपत्ति के अधिकार के तहत ये था कि हमारी संपत्ति हमसे कोई छीन नहीं सकती है। लेकिन सरकार जब रोडवे बना रही थी, जब बड़े बड़े ब्रिज बनवा रही थी, जब बड़े बड़े डैम बनवा रही थी, तो उसमें लोगों की निजी संपत्ति आ रही थी, जिस कारण से ये सरकारी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सरकार ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिससे ये देखा गया कि अगर कुछ लोगों की ज़मीनें जा कर के यानी छीनी जा रही है या फिर उनसे ली जा रही है, लेकिन उस पूरे बड़े क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इस अवस्था में संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि संपत्ति के अधिकार आपकी रहेगी, परंतु संवैधानिक ना होकर के कानूनी, यानी अगर कानून सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को आपसे ले सकता है, बदले में आपको मुआवजा भी देगा। क्योंकि अगर 4 लोगों की ज़मीन जा कर के ले करके या उनसे छीन करके
अगर सरकार 400 या 4000 लोगों का विकास कर रही है तो उसे हम शोषण के दायरे में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने उसका मुआवजा भी दिया और बदले में अपने देश के अर्थव्यवस्था का भी विकास किया। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है? तो संवैधानिक उपचार होती है, जिसके अंतर्गत ये बातें कही जाती हैं कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी 5 मौलिक अधिकार को आपसे छीना गया तो आप उसे इस छठे मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचार कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। क्यों कही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। B.R. अम्बेडकर को एक बात तो पता था, जब वो संविधान को ड्राफ्ट कर रहे थे, चूँकि ड्राफ्टिंग मेंबर के चेयरमैन वही थे, उन्हें ये पता था कि अगर हमारे देश में मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो जाहिर सी बात है लोग नॉर्मल तरीके से अगर कोर्ट और कचहरी जाएंगे तो हो सकता है उन्हें इंसाफ ना मिले, क्योंकि कोर्ट और कचहरी में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, वहाँ इंसाफ नहीं मिलते हैं। आज हमारी भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस तरीके को हम न्यायपालिका की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें कहते हैं, वही न्यायपालिका जो है वो अपने आप में बेबस खड़ी नज़र आती है। यहाँ पर लाखों लोगों का केस पेंडिंग पड़ता है, केवल तारीख पर तारीख मिलती है। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा कि अगर मौलिक अधिकारों की हनन की बात होगी तो वहाँ पर हम जो है वो नॉर्मल तरीके से कोर्ट में नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम कोर्ट में जाएंगे रिट्स के माध्यम से। यानी अगर कोई मौलिक अधिकार आपसे छीना जाएगा तो कोर्ट उसे तुरंत एक्शन में लेगी, संज्ञान में लेगी। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको आपका मौलिक अधिकार वापस दिलाएगा, और अगर आप किसी राज्य में हैं तो आपके राज्य का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपके मौलिक अधिकार को वापस दिलाएगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाएगी। अब ये किन लोगों के लिए? तो जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो हम जैसे लोग पटना में रहते हैं वो अपने पटना के हाई कोर्ट में जा करके अपने मौलिक अधिकार को वापस ले सकते हैं। लेकिन बात तो यहाँ पर यह है कि हमारे बिहार के 90% जनता को अपने मौलिक अधिकार का बारे में पता ही नहीं है। तो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वो आपके पास है या नहीं है, या छीन गया या फिर आपको वापस दे दिया गया, आपको कैसे मालूम चलेगा? तो ये आपको जानने के बाद मालूम चलेगा कि आपकी मौलिक अधिकार क्या है और किस तरीके से आप इसे वापस पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट की तमाम प्रक्रिया। फिर से बात कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू लास्ट में, कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। मौलिक अधिकार कुल कितने थे? तो 7 थे। अभी कितने हैं? तो 6 हैं। किसको हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया। किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 क्या होता है? तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की परिभाषा होती है। आर्टिकल 13 क्या होता है? तो डिफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा होती है। और अगर बात करते हैं तो 6 मौलिक अधिकार को किस तरीके से समझे थे? तो सबसे पहले समानता होगा, समानता होगा तो स्वतंत्रता होगा, स्वतंत्रता होगा तो आप शोषण के खिलाफ बोलिएगा, शोषण हमेशा धर्म से होगा, धर्म को समझने के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा को पाने के लिए संपत्ति चाहिए, और संपत्ति ही क्या है? उपचार। ये हमारा तरीका था। अब बात करते हैं समानता। तो समानता किस तरह की होती है? समानता 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले समान होंगे कानून के, फिर कानून के साथ धर्म और जाति वेशभूषा का समानता होगी, फिर हम लोग को अवसर की समानता मिलेगी, यानी अवसर मिलेगा तो हम लोग छुआछूत को खत्म करेंगे, और छुआछूत खत्म होगा तो उपाधि खत्म होगा। ठीक है, अब आते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता होती है 4 प्रकार का। सबसे पहले बोलने की आज़ादी। आज़ादी बोलने के बाद क्या होता है? बोलने की आज़ादी होगी। फिर हम बात करते हैं कि हमको अपने वकील रखने की आज़ादी होगी अपराध होने के केस में। फिर अपने जीवन बचाने का स्वतंत्रता होगा, और महिलाओं को विशेष छूट मिल जाएगी अरेस्ट को लेकर के। ठीक है, शोषण जो होगा वो 2 प्रकार की होगी। पहले महिलाओं का शोषण होगा, फिर बच्चों का शोषण होगा। महिलाओं यानी मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, बच्चे यानी उन्हें 6 से 14 वर्ष तक काम नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा शोषण हुआ। अब आते हैं हमारा मुख्य रूप से धर्म। तो धर्म को 4 प्रकार से देखते हैं। पहले धर्म को अपना मानेंगे, फिर उसको उत्सव को मनाएंगे, फिर धर्म में चंदा देंगे, और फिर धर्म में जानने के लिए उसमें हिस्सा लेंगे। अब आते हैं कौन सी? तो संस्कृति और शिक्षा। तो पहले होगा कि
अल्पसंख्यक जो होंगे उनको बचाएंगे, और अल्पसंख्यक के बचाने के बाद उनके द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात करते हैं तो देखे होंगे मुसलमान जो हैं वो हमारे भारत में माइनॉरिटी हैं और वो मदरसा चलाते हैं, तो मदरसा चलाने का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि मुसलमान हमारे देश में मदरसा चला सकते हैं और हमारे धर्म में क्रिश्चियन जो है वो मिशनरी चला सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 30 के तहत आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार संवैधानिक था, जिसे हटा करके कानूनी 300A में कर दिया गया, और आर्टिकल 32 जो था वो संवैधानिक उपचार था, जिसके तहत मौलिक अधिकार या फिर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था कि अगर मौलिक अधिकार आपसे छीना जाएगा तो सीधे आप अगर अपने राज्य में है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर दिल्ली के आसपास है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार वापस दिलाएगी, और हाई कोर्ट आपको आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार वापस दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका पूरा फंडामेंटल राइट का डिटेल और कह सकते हैं शॉर्ट में वीडियो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो फंडामेंटल राइट को फर्स्ट टाइम पढ़े, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, जय हिंद, जय भारत।